हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड? ओके, आई एम रुचिका कंसल हियर। आई वेलकम यू ऑल इन यूजीसी ज्ञान। आज हम करेंगे पेपर नंबर 2 कॉमर्स। जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का अकाउंट्स का रहेगा, यूनिट नंबर 2 का। ठीक है, आज हम अकाउंट्स के बारे में बेसिक सी बातें करेंगे, फाउंडेशन टू अप जाएंगे। आज हम जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग। अकाउंटिंग, अब हमें अकाउंटिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्या नीड थी हमें, जो हमने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए हमें इसका जरूरत पड़ी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे नीड ऑफ अकाउंटिंग। अब हमारे पास जो मेमोरी होती है वो एक लिमिटेड होती है। अब हम हर चीज को याद नहीं रख सकते। तो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं बहुत ज्यादा। अब हमारा जो बिजनेस होता है अब ग्रो भी करेगा, टाइम के साथ साथ हमारे जो ट्रांजैक्शन है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इंक्रीज होती जाएंगी। तो उन ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। बिना रिकॉर्ड करे हम उन्हें याद नहीं रख सकते। और अब अगर हमने बस ये कह दिया कि रिकॉर्ड करना है, अब हर पर्सन अपने हिसाब से रिकॉर्ड करेगा। अब हम उसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम कंपेयर कैसे करेंगे कि उसके साथ की हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की कैसी चल रही है? तो उसके लिए बेसिक अकाउंट्स में प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जो कि मैन मेड हैं। वो कोई यूनिवर्सली ट्रुथ, कोई हम इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि जो यूनिवर्सली ट्रुथ है, ये सिर्फ मैन मेड है। कुछ हमारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, तो जैसे जैसे सिचुएशन होती है उनको सॉर्ट आउट करते रहते हैं। और वो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एक प्रिंसिपल बना दिया जाता है, तो जिसे सभी फॉलो करते हैं अकाउंट्स बनाते हुए। तो सबसे पहले हम करेंगे अकाउंट्स का मीनिंग। अकाउंट्स, अकाउंट्स बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले आता है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना अकाउंट्स को। रिकॉर्ड कहाँ पे करना? जर्नल एंट्री। सबसे पहले अकाउंट्स की क्या करना? जर्नल एंट्री करना। जितने भी अकाउंट्स है किसी पर्सन से रिलेटेड है, कैश का है, बैंक का है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, एटसेट्रा सभी की। उसके बाद क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करना मीन्स कोई पर्सन का है उसका अलग से अकाउंट मेंटेन करना, लेजर बनाना सबके कि उसने क्या क्या अब तक की ट्रांजैक्शन कंपनी के साथ की है। अब हमने सबके लेजर बना लिए, लेकिन अब तक हमने लेजर बना के सबके अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन किए हैं। तो अब हमें हमारी कंपनी के बारे में पता कैसे चलेगा कि हमारी कंपनी कैसे चल रही है? तो उनको समराइज करना। समराइज हम किस में करेंगे? इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की बनाई जाएगी, उसमें हम क्या करेंगे? समराइज करेंगे, जिससे हमें कंपनी का ये पता चलेगा। बैलेंस शीट आती है उसमें, इनकम स्टेटमेंट आती है। ठीक है, और क्लासिफाइंग में लेजर आते हैं। ठीक है, अब हमने बैलेंस शीट बनाई, इनकम स्टेटमेंट बनाई, हमें पता चला हमारी कंपनी का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ है हमें। ठीक है, हमारी एसेट्स, लायबिलिटी, हमें सब चीजों की इंफॉर्मेशन हमें इसमें मिल जाती है। फिर करते हैं हम एनालाइज। एनालाइज करना, एनालाइज करने में हम परसेंटेज से करते हैं। ये हम फाइनेंस में पढ़ेंगे जब फाइनेंस करवाएंगे, बिजनेस फाइनेंस का। तो उसमें एनालाइजिंग का सारे टॉपिक्स वहीं पे क्लियर होंगे। अब जस्ट आपको बेसिक बताया जा रहा है, वो भी अकाउंट्स चल रहा है इसलिए। परसेंटेज से, रेशियो से, उनसे हम एनालाइज करेंगे कि कंपनी की पोजीशन कैसी है। मींस जैसे हम निकालते हैं, डेट इक्विटी रेशियो निकाला जाता है। ठीक है, कंपेयर करते हैं परसेंटेज कि पास्ट से हमारा आज प्रेजेंट हमारा कितना, हमारे कंपनी ने प्रॉफिट किया है, या फिर हमारी कंपनी ग्रो करती जा रही है, या फिर वहीं पे स्टेबल है, या फिर हम उससे बैक जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। अब उस रिजल्ट को शो भी करना, रिजल्ट को इस तरीके से शो करना कि जैसे जिसके लिए वो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके लिए वो इंफॉर्मेशन यूजफुल हो, मीनिंगफुल हो। अब हम शेयर होल्डर को बता रहे हैं, अब शेयर होल्डर क्या किस चीज में इंटरेस्टेड होंगे कि कंपनी हमारी प्रॉफिट्स में जा रही है या नहीं जा रही है। उनको किसी चीज से मतलब नहीं होता कि मैनेजमेंट में क्या हो रहा है या प्रोडक्शन कितना क्या हो रहा है। उन्हें जस्ट इतना पता होना चाहिए कि प्रॉफिट है तो मीन्स हमें शेयर के प्राइसेस हमें बढ़े के मिलेंगे, अगर कम जा रहे हैं तो हमें डाउन मिलेंगे, सिर्फ उतना। तो उसके अकॉर्डिंग हम, मतलब हर पर्सन के अकॉर्डिंग उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। इंटरप्रेट द रिजल्ट। ठीक है, ये एक एक अकाउंटिंग साइकिल होता है। देखो हम एक साइकिल ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको।
देखो, सबसे पहले क्या होती है, कोई ट्रांजैक्शन होती है, फिर ट्रांजैक्शन से जर्नल, जर्नल के बाद बनता है हमारा लेजर में एंट्री होती है, लेजर के बाद आता है हमारा ट्रायल बैलेंस, उसके बाद बनता है हमारा ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, उसके बाद बनती है हमारी बैलेंस शीट, एंड देन आफ्टर फिर से यही साइकिल स्टार्ट होता रहता है। ठीक है, ये होता है हमारा अकाउंटिंग साइकिल। सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन आई, फिर जर्नल में एंट्री हुई, फिर लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है उनके बेस पे, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन फिर बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अकाउंटिंग अजम्पशंस प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये एक मैन मेड होते हैं। जब हम कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, फिर हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि क्या रहेगा। ठीक है, अब उस सॉल्यूशन से हमें क्या मिला, रूल्स बन गए। अब वे कोई सॉल्यूशन हमें पता चला, वो हमने अब एक रूल बना दिया कि कभी भी वो प्रॉब्लम अराइज होगी तो हमें ये रूल लगाना है। ठीक है, रूल लगाने के बाद और वो फिर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्ट। मतलब अब सभी क्या करते हैं, कोई भी वो प्रॉब्लम आती है तो उसी को रूल को लगा के उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, देन फिर वो क्या बन जाता है, हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। प्रिंसिपल का मतलब ये है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और इस टाइप से प्रेजेंट करना कि सभी को हमारी बात क्लियरली समझ आए। ठीक है, और जो ये प्रिंसिपल्स बनते हैं कुछ ट्रेडिशनल बेसिस पर हैं, कुछ हमारे एक्सपीरियंस से बनते हैं, कुछ कस्टम से प्रैक्टिस करने से बनते हैं। ठीक है, अब इसके लिए अब हम करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आता है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है, ये एक ऐसी अकाउंटिंग टर्म है, ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न है, वो चलता ही रहेगा, वो रुकता नहीं है। मीन्स अब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई ये नहीं कर रहे कि 2 सालों के लिए कर रहे हैं, 4 सालों के लिए कर रहे हैं, हमारा एक गोइंग कंसर्न है जो कि चलता ही रहेगा। फिर आता है हमारा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट में क्या कहता है कि जो बिजनेस है वो बिजनेस का ओनर है, दोनों एक अलग अलग एंटिटी है। मीन्स जो बिजनेसमैन है वो अपनी एक कैपिटल लगा रहा है, ठीक है, और जो बिजनेस है वो क्या है, प्रोपराइटर की कैपिटल को यूज कर रहा है, वो एक आर्टिफिशियल खुद बॉडी है। उस कैपिटल को एज अ उसने बोरो कर लिया, बजाय कि किसी थर्ड पार्टी से बोरो करने के, उसने एज अ ओनर से उसे कैपिटल के रूप में उसने ले लिया। सिर्फ उसकी यही एंटिटी होती है। उसके बाद आता है मॉनिटरी यूनिट। मॉनिटरी यूनिट क्या कहता है, हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कि मॉनिटरी फॉर्म में होती है, मींस मनी की फॉर्म में मेजर हम कर सकते हैं। वो ट्रांजैक्शन जिन्हें हम एज अ मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिर्फ हम उन्हीं को ही इसमें शो करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी में किसी भी टॉपिक को लेके अगर लेबर स्ट्राइक कर देती है तो हम उसे कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। रिकॉर्ड हम किन्हें करते हैं, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन मनी की फॉर्म में हो, जैसे कि अगर हमने कोई परचेज किया है, सेल किया है, हमारे पास क्या हो रहा है, कोई चीज आ रही है, ठीक है, उसके बदले कैश जा रहा है, ठीक है, या फिर हम कोई चीज सेल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट जा रहा है और पैसे आ रहे हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड क्या होता है? अब हम किसी भी बिजनेस का परफेक्टली अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें, तो यानी कि जब वो कंपनी बंद हो जाएगी तभी हम एक्चुअल में बताएंगे कि उस बिजनेस ने प्रॉफिट किया या लॉस किया। बट हम कंपनी बंद करने के लिए तो नहीं चला रहे। तो इसीलिए हमें लेकिन टाइम टू टाइम ये भी जानना है कि हम प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। तो इसके लिए एक इंटरवल बना दिया जाता है, या तो क्वार्टरली, वैसे तो ईयरली होता है, 1 मार्च, सॉरी 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनी क्या करते हैं, क्वार्टरली या मंथली भी रिवाइज करती रहती है अपने रिकॉर्ड को, और उससे पता चलता है कि कंपनी हमारी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में, या कोई भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उससे रिलेटेड वो अकाउंट्स को मेंटेन करती है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, वैसे जो नॉर्मली होता है 1 ईयर का होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या होता है, जो बिजनेसमैन होता है अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में जो ओरिजिनल कॉस्ट जिस पर वो प्रोडक्ट को, सॉरी मशीनरी को परचेज करता है, उसी पर ही वो अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में उसको शो करता है। ना कि आज उसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू को उसके लिए कोई मैटर नहीं करती है। जिस पे उसने ओरिजिनली कॉस्ट को परचेज किया है वही उसको विद इन 10 ईयर जो भी वो उसे डेप्रिशिएट करेगा तब तक उस वही कॉस्ट को लेकर चलता है। इसीलिए कहते हैं कि हिस्टोरिकल बेस्ड के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद आता है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग मीन्स होता है, नाम से ही जैसे क्लियर है, मैच करना। जो हमारे करंट ईयर का प्रॉफिट है, रेवेन्यू जो कि हमने अर्न किया है, उस पर हमने क्या कॉस्ट बियर की, मतलब उस पर हमने कितनी कॉस्ट लगाई जो फिर वो रेवेन्यू जनरेट होकर आया है। तो जो वो रेवेन्यू हमें मिला है, तो कितनी हमने उस पे कॉस्ट को अनकर करके तब हमें वो जनरेट हुआ है, मीन्स उसको करंट ईयर से ही मैच करना, करंट ईयर के प्रॉफिट को करंट ईयर के एक्सपेंडिचर से मैच करना, उसे कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। उसके बाद आता है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट में क्या होता है, जो हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, हर एक जो एंट्री होती है उसका ड्यूअल एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है इसे। डबल डबल साइडेड इफेक्ट पड़ता है इसमें, मतलब अगर एक चीज डेबिट हो रही है तो दूसरी साइड क्रेडिट साइड भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हम बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं, सॉरी बैलेंस शीट हम बनाते हैं, ये हमारी होती है लाइबिलिटी साइड, और ये होती है हमारी एसेट साइड, ठीक है। जो लाइबिलिटी साइड हमारी होती है, यहाँ पर हमारी कैपिटल आती है एंड अदर लाइबिलिटीज आती है। यहाँ पे हमारी सारी एसेट्स आती है, कैश आता है हमारा, बैलेंस, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, अदर एसेट्स आ जाती है, मशीनरी, तो सभी जितनी भी एसेट्स है हमारी, और इनका जो बैलेंस होता है दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है हमेशा। ये हमने पढ़ा ही है हमेशा, ठीक है। और हम इसको लिखते भी हैं, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। क्लियर? मतलब वन चीज डेबिट होगी एंड अदर चीज क्रेडिट होगी। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट क्या हो रहा है हमारा, डेबिट, और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आता है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। अब इसमें देखो सबसे ध्यान से समझना इस चीज को, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, रेवेन्यू को पहचानना। अब हमें कब पता चलेगा कि हमने रेवेन्यू को जनरेट कर लिया है, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। 1 जनवरी 2023 में हमें एक ऑर्डर मिला, ठीक है, और हमने उसकी डिलीवरी कर दी 25 जून, सॉरी जनवरी 2023। डिलीवरी ऑफ गुड्स,
और हमें इसकी जो पेमेंट रिसीव हुई है वो हुई हमें 3 अप्रैल 2023। पेमेंट रिसीव, ठीक है। अब हमारा रेवेन्यू कब जनरेट हुआ? अब ऑर्डर तो हमें मिल गया था 1 जनवरी को, बट हमने माल कब डिलीवर किया है? 25 जनवरी को। लेकिन पेमेंट हमें 3 अप्रैल को मिली है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो जब हमें पेमेंट मिली 3 अप्रैल को, तो फिर हम ये कहेंगे हमें रेवेन्यू तो आज ही जनरेट हुआ है। बट नो, जिस दिन हमने उसकी डिलीवरी दे दी, तो हमने उसको क्या किया? ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। जब हमने उसको ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, तो हम मान लेंगे कि हमने रेवेन्यू को जनरेट कर लिया। तो हम उस दिन से अपना रेवेन्यू मान लेंगे कि हमें रेवेन्यू जनरेट हो गया। आइए पढ़ते हैं। Revenue recognition is an aspect of accrual accounting that stipulates when and how business recognize or record their revenue. The principle required that businesses recognize revenue when it's earned. देखो, it's earned rather than payment is received. हमने अभी यही किया कि पेमेंट हमें रिसीव बाद में हुई है, लेकिन हमने जब अर्न कर लिया, हम एक्यूरल बेसिस पर इसको लेंगे। समझे? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन हम कब मानते हैं? जब हमें प्रोडक्ट की डिलीवरी यानी हमने ओनरशिप दे दी और आज हमारे पास क्या आ गया? एक्यूरल बेसिस पर हम उसको शो करेंगे कि हमने रेवेन्यू को जनरेट कर लिया। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। द कन्वर्जेटिज्म और प्रूडेंस, कुछ होते हैं रूढ़िवादी। द कन्वर्जेटिज्म और प्रूडेंस, हम क्या करते हैं कि जो मतलब प्रथा चलती आ रही है उसमें हम क्या करते हैं? हम अपने बेनिफिट्स को शो कभी नहीं करते। इन फ्यूचर में अगर हमें कोई बेनिफिट होगा हम उसे कभी शो नहीं करते, लेकिन हाँ, जो अगर हमें लॉसेस हो सकते हैं उनके लिए हम जरूर प्रोविजन बना के रखते हैं, ठीक है। अब जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, आज उसका मार्केट प्राइस क्या है और हमारी उसकी कॉस्ट कितनी रही, हम हमेशा क्या क्या लेते हैं? विच एवर इज लेस, ठीक है। तो हम कभी भी अपने प्रॉफिट्स को शो नहीं करते, हम हमेशा लॉसेस के लिए ही बनाते हैं। लॉसेस के लिए हम क्या बनाते हैं? जैसे हम डेप्रिसिएशन के लिए बना लेते हैं, बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाते हैं हम, कि हमारा पैसा डूब सकता है, जो उनके लिए बनाते हैं। तो वो किस में आते हैं? कन्वर्जेशन ऑफ प्रूडेंस में। उसके बाद आता है हमारा मेटेरियलिटी कंसेप्ट। मेटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि वो मटेरियल मीन्स कोई ऐसी आइटम्स होती है, कई बार हम उनको छोटी छोटी आइटम्स पे खर्चा तो कर देते हैं, लेकिन हम उनको अलग अलग शो करके नहीं दिखाते। क्यों? वो जरूरी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारे लेबर को रिफ्रेशमेंट देते हैं, ठीक है, अब हम उसका क्या करते हैं? खर्चा हम सिर्फ एक रिफ्रेशमेंट में डाल देते हैं। रिफ्रेशमेंट में अब आपने उनको टी पिलाई, ठीक है, साथ में स्नैक्स भी दे दिया, तो हम उसका ये थोड़ी ना दिखाएंगे कि 15 रुपीज की टी हो गई, स्नैक्स खिलाया 30 रुपीज का, तो 45 रुपीज। तो हम क्या करेंगे? ओवरऑल कंप्लीट टोटल दिखा देंगे रिफ्रेशमेंट का। ये बोलते हैं हम मेटेरियलिटी कंसेप्ट, ठीक है। मेटेरियलिटी कंसेप्ट में क्या होता है कि हम एक छोटी छोटी चीजों को अलग से, ऑल आइटम्स को हम एक हेडिंग में डाल देते हैं। और जैसे इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, रिपेयर, ठीक है। रिपेयर में क्या होता है? अब हमने कोई भी अपनी कंपनी में रिपेयरिंग करवाई, ठीक है, उसके छोटे छोटे एक्सपेंसेस भी होते हैं जिसकी काउंटिंग करते हैं हम, जैसे 100 रुपीज के, 50 50 ऐसे। तो उनको हम छोटे छोटे खर्चों को हम उसमें एक में डाल दिया हमने, रिपेयर में। दैट्स कॉल्ड मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है हमारा कंसिस्टेंसी। जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। मीन्स हम ये नहीं है कि आज हम कोई और मेथड यूज कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर हम फिर से दूसरे मेथड से हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम मशीन्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो उसके दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड।
ठीक है। तो अब हमने 1 साल तो लगा दिया स्ट्रेट लाइन मेथड से और नेक्स्ट ईयर हम कर देते नहीं, हम तो रिटर्न डाउन से करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कंपेयर नहीं कर सकते कि हमने लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमने क्या अर्न किया है, अब हम क्या कर रहे हैं। तो एक कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए कि लास्ट ईयर हमने क्या किया था और अब की बार भी हम उसी मेथड से ही चलते रहेंगे। देखिए, जैसे प्रिंसिपल स्टेट्स दैट बिजनेस शुड मेंटेन द सेम अकाउंटिंग मेथड्स और प्रिंसिपल्स, तो सेम ही यूज करने चाहिए मेथड्स को और प्रिंसिपल्स को थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड, सो दैट यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंफॉर्मेशन आर एबल टू मेक मीनिंगफुल कंक्लूजन फ्रॉम द डाटा। उसके बाद आता है हमारा लास्ट, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल रेफर्स टू द concept that suggests that a business should report all the necessary information in their financial statement। इसका मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी वो बनाता है उसे उसे वो कंप्लीट फुल डिस्क्लोज करके दिखाना चाहिए सारी इंफॉर्मेशन को, ताकि वो यूजर जिस सो दैट द यूजर हु आर एबल टू रीड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि जो उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पढ़े उसे बेटर पोजीशन का पता लगा सके कंपनी का और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन से वो डिसीजन ले सके। ये मैनेजर ही करते हैं, ठीक है, जो कंपनी के होते हैं एमडी। वो क्या करते हैं कि उनको फाइनेंशियल प्रॉपर अगर पोजीशन बनाकर नहीं देंगे, इंफॉर्मेशन सारी कंप्लीट नहीं होगी, तो वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी होता है कि उसे अपने कंप्लीट फुल डिस्क्लोज करके अपने अकाउंट्स को दिखाना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा कंप्लीट कंसेप्ट अकाउंटिंग का बेसिक। ठीक है, अब इसको आप अच्छे से करिए और आपको कोई भी टॉपिक अगर क्लियर ना हुआ हो, कोई कंसेप्ट आपको समझ ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दें, तो मैं आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट जल्दी से जल्दी करूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।